नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं मणिपुर की खबर से, जहां पर मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी ने तय कर दिया है। एन बीरेन सिंह मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें आज केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई बैठक में बीजेपी विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री पद के लिए बीरेन सिंह के नाम का ऐलान किया। सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू ने सभी 32 विधायकों के साथ बैठक की। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र यादव और संबित पात्रा भी बैठक में मौजूद थे। इससे पहले कल केंद्रीय नेतृत्व से बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह ने मुलाकात की थी और सीएम पद के लिए 3 दावेदारों के नाम चर्चा में थे, जिसमें स्पीकर युमनाम के सिंह का नाम भी शामिल था। श्री बीरेन सिंह जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अभी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है, उनको यूनानिमसली द न्यूली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स हैव चोजन हिम एज द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफ द बीजेपी मणिपुर प्रदेश। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रतनदीप। एन बीरेन सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। उनके कार्यकाल की उपलब्धियां क्या रही हैं? जो कई तरह के नाम चल रहे थे, बावजूद इसके वो ही इस रेस में आगे निकले और दोबारा मुख्यमंत्री वो बने हैं। उनके सामने इस दूसरे काल में किस तरह की चुनौतियां भी होंगी? जी हाँ, कुछ देर पहले ये जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बात की घोषणा की और कुछ देर पहले एन बीरेन सिंह और जो 3 केंद्रीय मंत्री अभी इंफॉल में हैं, उन्होंने मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन के पास वो जाके उन्होंने जो नई सरकार बनाने की जो अर्जी है वो पेश की है। और इसके साथ ही अब नए सरकार बनाने की प्रक्रिया अब मणिपुर पे शुरू हो गई है। और एन बीरेन सिंह जो कि एक समय बीएसएफ के फुटबॉलर थे और नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेलते थे, उनको गोल स्कोर करने की आदत है और उन्होंने फिर से गोल दागा है। इस बार चुनाव जीतने के बाद बाकी जो कंटेंडर थे उनके आगे रेस में निकल के उन्होंने गोल ये दागा है। और मगर इस बार जो चुनाव रही मणिपुर में, जिसमें कि बीजेपी के 32 विधायक चुन के आए। 2012 के बाद पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को मणिपुर में एक मैंडेट मिला, एक मेजॉरिटी मिला, क्योंकि मणिपुर में फ्रैक्चर मैंडेट का हिस्ट्री रहा है। और 2017 में जब बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी, वो भी गठजोड़ की सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थे, और उसके पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने थे बीरेन सिंह। मगर तब वो बीजेपी में नए थे, वो कांग्रेस से आए हुए थे, बहुत पुराने मजे हुए राजनीतिक हैं मणिपुर के। और बहुत उनके करियर में भी उन्होंने राजनीति में आने के पहले वो एक पत्रकार थे, एक एडिटर थे मणिपुरी एक न्यूज़पेपर के, और इसके पहले वो फुटबॉलर रह चुके थे। तो बहुत सारे उपलब्धियां हैं उनके करियर में। और उनके जो 5 साल का कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, यहाँ पे भी कुछ उपलब्धियां रही, जहाँ पे कि जो मणिपुर में एक समय ऐसा था जब बंद और ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो अभी बंद और ब्लॉकेज बहुत कम हो गए हैं। इसके साथ इंसर्जेंसी भी अभी घटती दिख रही है। और ये जो सस्टेन पीस है, इसके बलबूते के ऊपर ही बीजेपी ने अपनी कैंपेन की थी मणिपुर में। पीस के साथ डेवलपमेंट को लिंक करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं पे जाता है बीरेन सिंह को, और इसीलिए शायद इस बार उनके ऊपर ही भरोसा रखा है दूसरी बार। जबकि प्रबल दावेदार थे विश्वजीत सिंह, एक डायनेमिक नेता है और बीरेन सिंह के पहले से ही बीजेपी में है। मगर आगे चल के ये चुनौती रहेगी उनके लिए कि 32 विधायक है, उनको लेके कैसे चले, किसको मंत्री बनाए किसको नहीं। विश्वजीत सिंह का क्या रोल रहेगा इस मंत्रिसभा में? क्या उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था। इसके साथ साथ ही जो एलाइज है, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है एनडीए में, बहुत सारे पार्टीज ने सपोर्ट किया है बीजेपी को। क्या पावर शेयरिंग होगी मणिपुर में, वो एक चीज के इसके ऊपर भी फैसला करना पड़ेगा बीरेन सिंह के नेतृत्व में ये जो सरकार बनने वाली है उसको। जी धन्यवाद आपका रतनदीप। आपने बताया कि चुनौतियां हैं कि विधायकों को किस तरह से खुश रखा जाए और विश्वजीत सिंह खास करके उन्हें क्या
पोजीशन मिले ताकि उनकी भी नाराजगी नहीं रहे। वो पहले से बीजेपी में है, लेकिन इनको अपनी उपलब्धियों का नतीजा मिला है, ये पुरस्कार मिला है कि दूसरी बार एन बीरेन सिंह जो है मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के। और उन्होंने काफ़ी यहाँ पर, जैसा आप बता रहे हैं, कि प्रशासनिक तौर पे काफ़ी सुधार भी किए हैं। और अब अगली खबर गोवा से है। गोवा में भी मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय है। 24 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चला है। और ये भी पता चला है कि प्रमोद सावंत सीएम पद की शपथ लेंगे। बाकी मंत्री भी सीएम के साथ ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। 23 मार्च को गोवा पहुंचेंगे राष्ट्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन, ये जो है वो गोवा जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये शपथ समारोह होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। प्रमोद सावंत के ही नेतृत्व में अगर आप देखें तो गोवा का चुनाव भी लड़ा गया था। और जिस तरह की खींचतान की खबर दूसरी राज्यों से आ रही है, उसी तरह की खींचतान गोवा में भी लगातार चल रही थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कई ऐसे दावेदार थे जो लगातार चाह रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से शनिवार के दिन एक बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ पर, वहाँ पर एक बार फिर से प्रमोद सावंत भी पहुंचे हुए थे। और पहले ही आला कमान ने यह तय कर लिया है कि प्रमोद सावंत को ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक भी हुई, मुलाकात भी हुई। और जिस तरह से प्रमोद सावंत के अलावा आप देखें कि कुल मिला के 11 ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। 24 तारीख को ये शपथ समारोह जो है वो होने वाला है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें बीजेपी के अलावा जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी है, जिनकी 2 सीटें आई थी, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया था, वो भी इसमें शामिल रहेंगे। निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद देने की बात सामने आ रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये मंत्री पद होगा। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि प्रमोद सावंत के अलावा विश्वजीत राणे जो हैं वो एक बड़े दावेदार बनकर सामने आ रहे थे। बार बार ये माना जा रहा था कि वो टक्कर देंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो हो उनकी पत्नी हो। उन्होंने जब अखबारों में इश्तिहार भी दिए थे चुनाव जीतने के बाद, उसमें सभी का धन्यवाद किया था, लेकिन उसमें प्रमोद सावंत का नाम नहीं था, न ही उनकी तस्वीर वहां पर थी। तो कहीं ना कहीं जरूर कोशिश कई और लोगों की भी थी कि उन्हें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन दिल्ली की ओर से यह तय किया गया है कि प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हो सकता है विश्वजीत राणे को कोई एक बड़ा मिनिस्ट्री वहां पर दिया जाए, कोई एक बड़ी मंत्रालय उनको सौंपी जाए, जिम्मेदारी बढ़ाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही होंगे। और 24 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। जो कुल 11 मंत्री होंगे जिसमें प्रमोद सावंत भी शामिल हैं। उसके अलावा आप समझ लें कि विश्वजीत राणे हो गए, या फिर 3 ऐसे निर्दलीय जो जीत कर आए थे विधायक, उन्होंने भी बीजेपी का समर्थन किया था, क्योंकि बीजेपी को चाहिए थे 21 सीटें बहुमत के लिए, उनके पास थी 20। 3 निर्दलीय और 2 महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेताओं ने भी उनका समर्थन किया था। तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के किसी एक को भी कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा, और जो निर्दलीय है उनमें से भी कुछ को कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी में भी जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इन सभी को मिलाकर एक शपथ विधि समारोह किया जाएगा। बीजेपी भी चाहेगी कि गोवा में संतुलन बना रहे। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस टक्कर देने वाली, हालांकि वो टक्कर नहीं दे पाए, लेकिन भविष्य में भी इस तरह की चीजें ना आए, या उनके ही मंत्री या उनकी ही पार्टी के बीच में मतभेद ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बात हुई गोवा की। और अब देखते हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर यहां अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कल सुबह 11 बजे विधायक शपथ लेंगे, विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे विधायक। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। 24 मार्च को पिछली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधानमंडल दल और आलाकमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। और जो पुष्कर सिंह धामी थे, उन पर उनके मुख्यमंत्री बनने पे असमंजस जो है वो बरकरार है। क्योंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा तय। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। उद्धव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। जिला प्रमुखों की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है, हम हिंदू हैं और मरने तक हिंदू रहेंगे।
सत्ता से चले जाएंगे, लेकिन AIMIM से गठबंधन नहीं होगा। बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सियासत के लिए है। बीजेपी ने सत्ता के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया। जहां जहां बीजेपी जीती वहां जोरदार तैयारी करो, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा है कि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है और रहेगी। शिवसेना हिंदुत्व से कभी भी इस प्रकार की तड़जोड़ नहीं करेगी। शिवसेना ने हमेशा हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे जी का स्वीकार किया है और उस विचार को शिवसेना आगे लेकर जाएगी। अगर कोई हमारे राजकीय विरोधक हमारे हिंदुत्व के ऊपर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। खास करके कल से MIM की तरफ से एक ऑफर घूम रही है मार्केट में, उसके सूत्रधार, उसके कर्ता धर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। NTAIG ने कोविशील्ड की दूसरी डोज को 8 से 16 हफ्ते के बीच में देने की सिफारिश की है। फिलहाल कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बीच में दी जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे डोज के समय अंतराल को कम करने के पीछे तेजी से फैल रहा कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं परिमल, ये जो 2 डोजेस के बीच में जितना पहले अंतराल होता था उसको अब कितना कम किए जाने की सिफारिश है? वैसे अगर भारत में देखें तो अभी कोविड के मामले कम हैं, लेकिन आस पड़ोस के देशों में खास करके कोरिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है या चीन है, वहां पे मामले काफी तेजी से एक वेरिएंट के भी फैले हैं। तो क्या ये वजह है कि इसके अंतराल को घटाने की बात की जा रही है? 3 चीजें हम समझ सकते हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि भले मामले कम हों, लेकिन इसके बावजूद हेल्थ मिनिस्ट्री में करीब 2 दिन पहले एक लंबी मीटिंग हुई है और मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री से लेके जितने भी ICMR के जो रिप्रेजेंटेटिव हो या NCDC हो या फिर हेल्थ सेक्रेटरी हो, तो तमाम लोग थे। और ये बड़ी वजह यही थी कि जो साउथ ईस्ट एशिया या यूरोपियन कंट्रीज में जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसको लेकर हमारी तैयारी कैसी है, हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसको लेकर एक रणनीति तैयार करने की कोशिश हुई है। ये भी कहा गया है कि हमें अपनी तरफ से जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें कोताही नहीं बरतनी है फिलहाल, क्योंकि मामले अभी भी उन जगहों पे बढ़ रहे हैं। जहां तक इस डोज की अंतराल को घटाने की बात है, तो हमें याद है कि मतलब मई 2021 में हालांकि समय समय पर कोविशील्ड के डोजेस की जो अंतराल है वो बढ़ाए गए हैं, लेकिन मई 2021 में हमने देखा था कि 6 से 8 हफ्ते होता था, उसको 12 से 16 हफ्ते किया गया था एंटागी के रिकमेंडेशन पर ही। अब उसको थोड़ा सा वो घटा के जो है वो 8 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। 12 से 16 हफ्ते की जगह पे करीब 5 से 7 करोड़ की आबादी है जिनको ये वैक्सीन पड़नी है। और इसके पीछे नया वेरिएंट तो है ही, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबली साइंटिफिक एविडेंस जो है जिस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है कि जितनी इम्यूनिटी 12 से 16 हफ्ते में बनती थी, एंटीबॉडी बनती थी, उतनी 8 से 16 हफ्ते में बन सकती है। तो ये दलील भी एक दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से, और ये फिलहाल सिफारिश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे अमल करेगा और उसके बाद आमतौर पे सिफारिश मान ली जाती है। तो एंटागी ने अपनी तरफ से सिफारिश की। जी, धन्यवाद आपका परिमल। इंदौर से खबर है कि BMW गाड़ी चलाने वाले ने यातायात पुलिस पर गार्ड चढ़ाने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने युवक को सीट बेल्ट न लगाने की वजह से रोका था। कार इंदौर के मधुरेश पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है और 2010 की मॉडल है। इंदौर के पते पर ही दर्ज है ये। अनुराग द्वारी मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अनुराग, ये जो मामला है उसमें किस तरह की जानकारियां सामने आई हैं? ये सीट बेल्ट लगाने यानी कि कुछ अनुशासन फॉलो करने के लिए जब इनको ट्रैफिक पुलिस ने कहा तो क्या किया चालक ने? जी, ये जो गाड़ी है नगमा, ये इंदौर में रजिस्टर्ड है। ये वाकया भोपाल के TP नगर इलाके का है, जहां पर एपेक्स बैंक चौराहे पर
ये जो शख्स था ये अपने BMW से जब आया तो सीट बेल्ट न लगाने की वजह से पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब वहां पर कुछ राहगीर भी खड़े हैं और कार का जो अगला पहिया है वो ट्रैफिक पुलिस का जो वहां पर कांस्टेबल तैनात था उसके जूते पर चढ़ गया, तभी वहां पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस आरक्षकों ने मिलकर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। वो शख्स रुका नहीं और चला गया। इससे पहले भी एक और वीडियो है जिसमें वो काफी तेज आवाज में इन पुलिसकर्मियों से बातचीत कर रहा है। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। ये जो कार है वो मधुरेश पब्लिकेशंस के नाम पर इंदौर में रजिस्टर्ड है। आशुतोष गुप्ता कोई शख्स है जो इसके मालिक बताए जा रहे हैं, हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उस वक्त यही शख्स गाड़ी चला रहे थे या नहीं, लेकिन अमूमन जो सड़कों पर जैसे तैनात है ट्रैफिक कांस्टेबल और किसी को अगर नियम का पालन करने की बात कह रहे हैं तो कई जगह ऐसे वाकये देखे गए हैं। अब आप सोचिए, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पुलिस कांस्टेबल रोकने की कोशिश कर रहा है और वो शख्स गाड़ी बढ़ाता जा रहा है। अगर जरा सा भी एक्सीलरेटर पर पैर और जाता तो कोई बड़ी अनहोनी या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नगमा जी, काफी बड़ी अनहोनी जो है वो एक तरह से टली, और आप कह रहे हैं अनुराग कि अभी ये FIR दर्ज नहीं हुई है, और दूसरे की ये हादसा भोपाल का है लेकिन गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है इंदौर की। तो धन्यवाद आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। ये पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई है, भोपाल का ये मामला है। बिना सीट बेल्ट लगाए ये युवक गाड़ी चला रहा था BMW कार, और जब उसे सीट बेल्ट के लिए टोका गया तो उसने गाड़ी को सीधे आगे बढ़ा दिया, जैसा कि वीडियो फुटेज में दिख रहा है। बिहार के बेतिया में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद वहां पे जबरदस्त हंगामा है और गुस्साई हुई स्थानीय भीड़ ने थाना और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया है। पुलिस कर्मियों को पीटा है। स्थानीय लोगों के हमले में एक हवलदार की मौत तक हो गई है और 10 पुलिस वाले घायल हैं। मृतक हवलदार का नाम राम लखन है। कल दोपहर पुलिस एक व्यक्ति को गश्त के दौरान DJ गाने बजाने के आरोप में थाने ले गई थी, जो तेज आवाज में गाने बज रहे थे, जहां उसकी मौत हो गई। यहां परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक की पीट कर हत्या कर दी है। हमारे गांव में ठीक है, जो पिकअप पे चला रहे थे वो पिकअप पकड़ के लोग थाना में लिया, थाना में लिया के और मार के थाने में बंदूक के कुंडा से मार के इधर कीजिए कैमरा। दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी थाने में जो है पीट करके पुलिस वालों ने कई लोगों को जो है जान से मारने का काम किया, और ये तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अराजकता जो है बिहार में फैल चुकी है। बिहार विधानसभा के जो स्पीकर है उनका खुद का आरोप है कि थानेदार नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है तो और आम आवाम और गरीबों का क्या हालात होंगे बिहार में। अब थाने में इस तरह का काम हुआ है तो इसकी तो जांच होनी ही चाहिए, और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है वो सजा होनी चाहिए। स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं, 3 सरकारी गाड़ी जला दिए गए और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई है। सर, पुलिस की पिटाई का मामला मतलब भ्रम फैलाया गया, पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई। अभी तक जो तथ्य सामने आए उस हिसाब से ये भ्रम है। कर्नाटक में जहां स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब न्यायाधीशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इन तीनों न्यायाधीशों ने हिजाब केस पर फैसला दिया था। मुख्यमंत्री बसवराज बम्मई ने इन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा देने की पुष्टि की है। ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಏನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಗಿರೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ವಾಯ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ
ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. केरल के मल्लापुरम जिले में एक अस्थायी फुटबॉल गैलरी गिरने से 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 6 लोगों की हालत काफी गंभीर है. इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह जो है वो गैलरी गिरने का कारण हो सकती है. जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने गुजरात में 10,445 करोड़ के निवेश का फैसला किया है. दिल्ली में आयोजित भारत जापान आर्थिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मौजूदगी में सुजुकी और गुजरात सरकार के बीच समझौता हुआ है. समझौते के मुताबिक सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी के स्थानीय विनिर्माण के लिए 10,440 करोड़ का निवेश करेगी और गुजरात सरकार के साथ 10,445 करोड़ की डील हुई है. इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने को लेकर डील है. 2026 तक 10,445 करोड़ का निवेश सुजुकी करेगी. भारत जापान आर्थिक मंच पर यह समझौता हुआ है. समझौते के वक्त पीएम मोदी, पीएम फुमियो किशिदा मौजूद रहे. आत्मनिर्भर भारत बनने तक मदद करते रहेंगे, ये सुजुकी का कहना है. और इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारे सहयोगी साक्षी बजाज. जापान के सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने कहा है वो 150 बिलियन येन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा 2026 तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और बीईवी बैटरीज के लिए गुजरात में. कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ और कंपनी ने MOU दिल्ली में जो इंडिया और जापान इकोनॉमिक फोरम हुआ था उधर ये साइन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में. जो सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि देखो जो कंपनी है उनका फ्यूचर मिशन है टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी विद स्मॉल कार्स, यानी कि छोटे व्हीकल्स के साथ. लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दे विल कंटिन्यू एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट जारी रहेगी एक्टिव, इंडिया का आत्मनिर्भर भारत ड्रीम रियलाइज करने के लिए. पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है. मोहाली में हुई इस बैठक में सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया है. 19 मार्च को कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पहली बैठक में पंजाब को 2,05,000 यानी कि कुल 25,000 माफ कीजिएगा, पंजाब को 25,000 सरकारी नौकरियों की सौगात दी थी. लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत दिता है. कई जगह ते आपां तो इलैक्शन कैंपेन लई जाया भी नहीं गया, उत्थों भी मशीनां भर भर के उन्होंने आपां नूं जिताया है. अपना हुण फर्ज यह है कि आपां कोने कोने च जाइए. कई बारी डोर टू डोर करते हुए कई घर रह जाते हैं, पर उत्थे भी मसले हैगे ने, उत्थे दियां भी समस्यावां हैगियां ने. जिथे मसला है, जिथे समस्या है, जिथे कोई मुद्दा है, आपां उत्थे जाना है. मैं उस दिन भी कहा सी जिन्होंने आपू नहीं भी वोटां पाईयां, आपां उन्हां दे भी MLA हैं, उन्हां दी भी सरकार है, उन्हां दे भी मंत्री हैं, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री हैं. लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें. लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास में बदलती जा रही है. ये बहुत बड़ा काम है. आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं. बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी. भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें.